देखिए बच्चों, इंग्लिश प्रोनाउन में आज आपकी क्लास है और प्रोनाउन देखते हैं। तो प्रोनाउन तो आपके लिए काफ़ी इजी सब्जेक्ट है, इजी टॉपिक है बहुत ज़्यादा। प्रोनाउन, अब इसमें जो मेन रूट वर्ड है वो क्या है? नाउन है। और प्रो क्या है? प्रीफिक्स है। तो कोई ऐसा वर्ड पावर में कोई ऐसा वर्ड याद आ रहा है जो प्रो से स्टार्ट होता हो? प्रोक्लेम होता है, प्रोक्रेस्टिनेट होता है, और भी बहुत सारे वर्ड हैं। अगर मैं प्रोक्लेम की बात करता हूँ तो क्लेम मीन्स क्या होता है? दावा करना। लेकिन जब मैं प्रोक्लेम बोलूंगा तो प्रोक्लेम हो जाएगा घोषणा करना, अनाउंसमेंट। ठीक है। तो जो प्रो है, जो प्रीफिक्स है, वो कुछ इसी तरह से काम करता है। जैसे हम नाउन को तो हम समझते हैं, द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग इज सेड टू बी द नाउन। लेकिन जब हम प्रोनाउन बोलेंगे तो डेफिनेशन तो काफी इजी है कि द वर्ड्स आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन आर सेड टू बी द प्रोनाउन। उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है। प्रोनाउन के जो काइंड्स होते हैं वो भी हमने आपको बता रखे हैं। जैसे पर्सनल प्रोनाउन होता है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़ा होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ा है, एम्फैटिक प्रोनाउन पढ़ा है, और कुछ याद आ रहा हो? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, रेसिप्रोकल शायद बोल दिया मैंने, रेसिप्रोकल है, रिलेटिव है ना। तो ये सब क्या होते हैं? प्रोनाउन। अगर हम हिंदी व्याकरण की बात करते हैं तो कोई आपसे पूछे कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो आप सिर्फ कहोगे 6 प्रकार के, तभी नंबर मिलेगा आपको। 6 पे निशान लगा दोगे अगर आप। लेकिन इंग्लिश की बुक में जब हम देखते हैं तो कहीं 8 भी लिखे होते हैं, कहीं 10 भी लिखे होते हैं। ठीक है। तो मैं थोड़ा सा भूमिका बना दूंगा आपकी 5-10 मिनट। तो पहला मैंने अभी नाम बोला था क्या? पर्सनल प्रोनाउन। तो जैसे मैं आपको समझाता हूँ, पर्सन किससे बना है? पर्सन से। तो जितने भी प्रोनाउन पर्सन के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, अब पर्सन तो लिविंग ही होता है, लेकिन यहाँ लिविंग भी हो सकते हैं, नॉन लिविंग भी हो सकते हैं, उन्हें हम सब पर्सन प्रोनाउन कहते हैं। उन्हें हम 3 पर्सन में डिवाइड कर देते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। और इसी तरह से 3 कॉलम में भी डिवाइड कर देते हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पजेसिव। सब्जेक्टिव का दूसरा नाम क्या होता है? नॉमिनेटिव। नॉमिनेटिव कह लो या सब्जेक्टिव कह लो, एक ही बात होती है। और ऑब्जेक्टिव हो गया और क्या हो गया? नॉमिनेटिव। तो आई और वी क्या होते हैं? फर्स्ट पर्सन। यू क्या होता है? सेकंड पर्सन। और ही, शी, इट और दे क्या होते हैं? थर्ड पर्सन होते हैं। तो अगर मैं एक लाइन बोल रहा हूँ, आई, मी, माई, माइन, तो इसमें जो आई है ये क्या है? सब्जेक्टिव, क्योंकि ये सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट यूज होता है। और इसे हम क्या कह देते हैं? नॉमिनेटिव भी कह देते हैं। फिर आई से क्या बना? मी। तो मी क्या है? ऑब्जेक्टिव। और माई और माइन क्या है? पजेसिव। ठीक। इसी तरह से अगर वी की लाइन बनाएंगे तो वी, अस, आर, आर्स। तो ये जो पूरा टेबल बन के आता है, जो मैं पहले क्लास में पढ़ा चुका हूँ आपको, अभी तो बस थोड़ा सा इंट्रो दे रहा हूँ। तो वो सब पूरा टेबल क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक है। उसके बाद अगर मान लो मैं बात करता हूँ आपसे रिलेटिव प्रोनाउन की, तो रिलेटिव का मतलब क्या है? जो 2 सेंटेंसों को रिलेट कर दे, जो 2 सेंटेंसों को रिलेट कर दे, जोड़ दे। जैसे आई सो ए पर्सन हु वाज ब्लाइंड, आई सो ए पर्सन हु वाज ब्लाइंड। तो ये दोनों जो क्लोज है, सेंटेंस तो एक ही है, क्लोज होते हैं, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। ये दोनों किससे जुड़े हुए हैं? हु से। तो इस सेंटेंस में पूछे हु क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। लेकिन अगर मैं पूछता हूँ हु आर यू, तो इसमें भी हु है, इसमें हो जाएगा इंटरोगेटिव प्रोनाउन। जिसे हम क्वेश्चन वर्ड कहते हैं वही होता है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन होने के लिए सेंटेंस का इंटरोगेटिव होना तो जरूरी है। तो हु आर यू में जो हु है वो तो है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। जो कि मैंने जो बोला था, आई सा ए पर्सन हु वाज ब्लाइंड, उसमें जो हु था वो क्या था? रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक। उसके बाद एक आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव बना है डिस्ट्रीब्यूट से। तो डिस्ट्रीब्यूट तो आप समझते हो, बांट देना। लेकिन यहाँ कैसे बांट देना? तो कुछ प्रोनाउन कुछ इस तरह से होते हैं जो उस सेंटेंस की सेंस को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जैसे ईच है, आइदर है और नाइदर। बहुत सी बुक एवरी को नहीं लिखती। बहुत सी बुक कहती हैं कि ईच, आइदर और नाइदर, सिर्फ ये 3 है। लेकिन बहुत सी बुक कहती हैं कि एवरी को भी शामिल कर लेना चाहिए। तो ईच, एवरी, आइदर, आइदर वो ईदर भी बोल देते हैं बहुत लोग, ईदर और नीदर। ये 4 जो वर्ड हैं इन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाता है। और जैसे मैंने भी कहा कि किसी सेंटेंस की सेंस को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो उससे मेरा तात्पर्य क्या है? मैंने कहा कि ईच बॉय विल कम इन माई ऑफिस, तो मैं एक एक्टिविटी करवाना चाह रहा हूँ और मैंने कहा ईच बॉय विल कम इन माई ऑफिस, तो एक्टिविटी हर एक स्टूडेंट के लिए 1 by 1 होगी।
डेट्स कॉल वो एक्टिविटी जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, है ना। मैंने कहा नीदर ऑफ यू विल कम एट माई ऑफिस, तुम में से कोई भी मेरे ऑफिस में नहीं आएगा, वो भी एक एक्टिविटी है, भले चाहे वो नेगेटिव सेंस में है। मैंने आप में से प्रत्येक को मना कर दिया कि कोई भी नहीं आएगा। हालांकि इनमें डिफरेंस होता है, ईच कहाँ है, एवरी कहाँ है, इधर कहाँ है, नीदर कहाँ है, वो हम बात करेंगे। फिर होता है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमोन्स्ट्रेटिव अभी मैंने जो बोला था क्या बोला था, डिस्ट्रीब्यूटिव। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, डेमोन्स्ट्रेटिव। तो डेमोन्स्ट्रेटिव बना है डिमोन्स्ट्रेट से, और डिमोन्स्ट्रेट क्या होता है, एग्जीबिशन, प्रदर्शन करना, है ना। दो वर्ड होते हैं वर्ड पावर में, एक डिमोन्स्ट्रेट, एक रिमोन्स्ट्रेट। डिमोन्स्ट्रेट में डी और डी की जगह में आर लगा दूं तो रिमोन्स्ट्रेट बन जाता है। तो डिमोन्स्ट्रेट मींस बताया आपने क्या, प्रदर्शन करना, टू एग्जिबिट। तो रिमोन्स्ट्रेट क्या होता है, प्रोटेस्ट, विरोध करना, ठीक है। खैर, तो जो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं वो डिमोन्स्ट्रेट करेंगे, वो होते हैं दिस, दैट, दीज और दोज, और कहीं कहीं सच और इट को भी कह दिया जाता है, लेकिन जो मेन होते हैं वो चार ही होते हैं, दिस, दैट, दीज और दोज। इसमें दिस और दैट क्या होते हैं, सिंगुलर, और दीज और दोज क्या होते हैं, प्लूरल। तो जब हम किसी को डिमोन्स्ट्रेट करेंगे, किसी नाउन को या किसी सेंटेंस को, किसी नॉन लिविंग को या किसी लिविंग को, तो कहीं ना कहीं मुझे इन शब्दों में से किसी एक का सहारा लेना पड़ेगा, इसके बिना मैं वो सेंटेंस डिमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकता, है ना। दिस इज ए बॉय, दिस इज ए पेन, दिस इज ए हाउस, दैट इज ए गर्ल, मुझे कहीं ना कहीं इन शब्दों से इनकी स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। तो इस सेंटेंस में मैं इन सभी नाउन्स को क्या कर रहा हूँ, डिमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ, इसलिए दिस, दैट, दीज और दोज को डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद है एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक जो बना है एम्फासाइज से बना है, एक वर्ड होता है EMPHASISE या SIZE, ये मैं कई बार कह चुका हूँ। अगर आप SISE बोलोगे वो क्या होता है, ब्रिटिश एक्सेंट। अगर आप इसके लिए जेड लगा देते हो वो अमेरिकन एक्सेंट बन जाता है। स्पेलिंग दोनों ही सही होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एम्फासाइज का मतलब होता है दबाव डालना, फोर्स करना, जिससे बना है एम्फेटिक प्रोनाउन। तो पहचान तो ये है कि जिन शब्दों के बाद में सेल्फ लग जाए वो सब एम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं। माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ, ये सब क्या है, एम्फेटिक प्रोनाउन। लेकिन कब, जब ये सेंटेंस में एम्फासाइज प्रोड्यूस करेंगे, एक फोर्स प्रोड्यूस करेंगे। तो फोर्स कैसे प्रोड्यूस करना होता है, जैसे मैंने कहा कि एक सेंटेंस बोला कि मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, तो कैसे बोलूँगा, आई डू माई वर्क माई सेल्फ। तो ऐसे बोलूँगा, आई डू माई वर्क माई सेल्फ। तो इसमें तो कोई एम्फासाइज नहीं हुआ, बोलने में देखो क्या लग रहा है, साधारण, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। एक होता है मुझे तो अपना काम स्वयं करना पड़ता है। तो जो दूसरे वाला वाक्य बोला मैंने हिंदी में कि मुझे तो अपना काम स्वयं करना पड़ता है, मतलब ये है कि मेरी इच्छा नहीं कर रही, मजबूरी में मुझे करना पड़ता है। तो यही तो है एम्फसाइज। तो इस कंडीशन में मुझे जो माई सेल्फ है वो शुरू में लाना पड़ेगा। पहले सेंटेंस में मैंने बाद में बोला था, आई डू माई वर्क माई सेल्फ बोला था मैंने, तो इसमें एम्फसाइज नहीं हो रहा, मुझे माई सेल्फ लाना पड़ेगा आई के बाद, आई कोमा माई सेल्फ डू माई वर्क। अगर मैं माई सेल्फ का इस तरह से यूज करूं और कोई मुझसे पूछे कि इस सेंटेंस में जो माई सेल्फ है क्या है, तो ये डेफिनेटली एम्फेटिक प्रोनाउन। जबकि पहले वाले में था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो इससे हमें पता चलता है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो या एम्फेटिक प्रोनाउन हो, दोनों में बाद में सेल्फ आता है, दोनों में बाद में सेल्फ आता है। अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद इसे यूज किया जाएगा तो ये एम्फेटिक कहलाएगा, कहीं बाद में इसका यूज किया जाएगा तो रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। ठीक, मैं बोल रहा हूं कि भाई तुम्हें मेरे घर अपने आप आना होगा, कुछ ऐसा बना के बोल रहा हूं, तो दे हैव टू कम देमसेल्व्स, कुछ इस तरह से बोल दिया मैंने, दे हैव टू कम माई हाउस देमसेल्व्स। तो ये बाद में कोई फोर्स नहीं है, ये बाद में अगर लिखा हुआ है क्या, देमसेल्व्स, तो ये कौन सा प्रोनाउन हुआ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, तो कुछ थोड़ा सा मैंने ओवरव्यू दे दिए, हो सकता है एक दो भी ओवरव्यू बच गए हो। अब थोड़ा स्टार्ट करते हैं। तो आज जो मुझे प्रोनाउन समझाना है आपको,
हेड डाल लीजिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो भी मैंने समझाया आपको कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव जो सेंटेंस की सेंस को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो मुख्य रूप से 4 होते हैं, ईच, एवरी, ईदर और नीदर। ठीक है, ईच, एवरी, ईदर और नीदर। अब हम इनके रूल्स पढ़ेंगे, इनमें डिफरेंस क्या है वो देखेंगे। पहले कुछ सेंटेंस लिखते हैं। तो पहला सेंटेंस लिखते हैं, लिखिएगा, ईच ऑफ द बॉयज वॉन ए प्राइज। ईच ऑफ द बॉयज won a prize। ये मैंने सेंटेंस लिखा। पहले तो आपको ये बताना है कि कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि जो वॉन है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और जिस सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाती है वो क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट होता है। अगर मैं पूछूं आपसे कि सेंटेंस में जो प्राइज है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो क्या कहोगे, नाउन है। कौन सा नाउन, कॉमन नाउन है। और नाउन से पहले क्या आता है, आर्टिकल आता है। तो ए क्या हुआ, आर्टिकल हुआ। कौन सा आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल। ए और एन क्या होते हैं, इंडेफिनिट। वॉन होगी मेन वर्ब, जिससे हमने टेंस की पहचान करी है। विन, वॉन, वॉन। फर्स्ट फॉर्म विन होती है, सेकंड और थर्ड दोनों ए होती है। ठीक है, उसके बाद बॉयज क्या है, फिर नाउन। कौन सा नाउन, ये भी कॉमन नाउन है। दा क्या है, आर्टिकल। कौन सा आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल। ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन। कौन सी प्रीपोजिशन, तो आप बोलोगे सिंपल प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशन सिंपल होती है, कंपाउंड होती है, फ्रेज होती है ना? और रही बात ईच की, कि भाई ईच क्या है, तो ईच को तो पढ़ ही रहे हैं। ईच क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि ये जो शब्द होते हैं ये सेंटेंस की सेंस को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। देखिए जरा पढ़ के, ईच ऑफ द बॉयज वॉन अ प्राइज। जितने ही बॉयज हैं उनमें से हर कोई जो है प्राइज जीतेगा। तो जो कि एक्टिविटी थी उस प्राइज को जीतने की वो डिस्ट्रीब्यूट हुई है या नहीं हुई है, हुई है। इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। बस समझ में आई। चलिए अब आपको इसी सेंटेंस को कुछ इस तरह से चेंज करना है बच्चों कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बन जाए। और आपको बता रखा मैंने कई बार, एडजेक्टिव तभी तो बनेगा कब, जब उसके बाद नाउन आएगा, है ना। तो यहाँ तो इसके बाद क्या था, ऑफ था, और ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन। तो यहाँ तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ही होगा और तो कुछ नहीं हुआ। अब मेरा क्वेश्चन क्या है, मैंने डीपी लिख दिया, ये डिस्ट्रीब्यूटिव क्या है, प्रोनाउन। क्या कहा मैंने क्वेश्चन में क्या, इसी सेंटेंस को ऐसे चेंज करना है कि ये जो शब्द है ईच डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बन जाए। कोशिश करो, कैसे करोगे, जल्दी करो, कोशिश जल्दी कर जाती है। सिंपल ही तो है। जब मुझे ईच को एडजेक्टिव बनाना है तो उसके बाद नाउन निकालना पड़ेगा। अच्छा बाय द वे ईच सिंगुलर होता है प्लूरल, सिंगुलर क्या होता है, सिंगुलर। तो अगर मैं इसी को चेंज करूं तो ये हो जाएगा ईच, जिसे कॉपी करना है साथ कॉपी करते रहना। ईच बॉय वॉन अ प्राइज, ईच बॉय वॉन अ प्राइज। तो बस दो शब्द हटाए, एक तो ऑफ हटा दिया, एक दा हटा दिया, और यहां से ऐसा हटा दिया। ऐसा हुआ है नहीं हुआ, क्योंकि ईच क्या है, सिंगुलर है,
तो अपने साथ क्या लेगा, सिंगुलर नाउन लेगा। यहाँ आप कहोगे कि यहाँ भी तो सिंगुलर था, लेकिन यहाँ ऑफ द की वजह से पूरा एक क्लास रिप्रेजेंट हो रही है बॉयज की, कि सभी बॉयज में से हर एक को, लेकिन यहाँ बात हो रही किसी एक की। ईच बॉय गोना ट्राई। ये जो बॉय है ये क्या है, नाउन है। कौन सा नाउन, कॉमन नाउन। और नाउन से पहले क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। तो कोई पूछेगी इस सेंटेंस में जो ईच है वो क्या है, कौन सा एडजेक्टिव, नाम वही है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो अब ये यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बन गया है इस सेंटेंस में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं कोई। Either of you can stay. Either of you can stay. बताइए टेंस, बताइए कौन सा टेंस है, क्या कहना चाहते हैं सेंटेंस के बारे में। टेंस प्रेजेंट ही है, क्योंकि इसमें मॉडल का यूज हो रहा है ना। कैन क्या है, मॉडल वर्ब है, तो प्रेजेंट कह सकते हैं, क्योंकि अगर ये कैन का कोड होता तो मैं ऐसे पास्ट कह सकता था। टेंस तो नहीं है प्रॉपर, जो 12 टेंस होते हैं, मॉडल फॉर्म। स्टे क्या है सेंटेंस में, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, वर्ब। कौन सी फॉर्म है वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म। क्यों है फर्स्ट फॉर्म, मॉडल के बाद मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये हो गया आपका मॉडल कैन। यू क्या है यहाँ पे, प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन है। अभी मैंने कहा ना जो पर्सन के इस्तेमाल होते हैं पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, सेकंड पर्सन है ना। और नॉमिनेटिव है, ऑब्जेक्टिव है, पॉजेसिव है, नॉमिनेटिव है। क्योंकि जो ईदर ऑफ यू है यहाँ से यहाँ तक ये पूरा सब्जेक्ट का काम करेगा। ये पूरा पूरा इस सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करेगा। ये हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब का काम कर रहा है, और ये मेन वर्ब है। ऑब्जेक्ट तो कहीं इसके बाद आता, अगर आता तो यहाँ पे क्या है, नॉमिनेटिव है, पर्सनल प्रोनाउन। ऑफ प्रीपोजिशन होगी आगे, फिर इधर इधर क्या बोलोगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इनमें डिफरेंस क्या होता है वो भी धीरे धीरे सब पता चलेगा, है ना। तो ईदर ऑफ यू कैन स्टे। अब फिर एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें इधर क्या बन जाए, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बन जाए। ये बनाओ या कुछ और बनाओ अपने हिसाब से। नाउन लेके आना उसके बाद बनाओ, सोचो जल्दी कुछ। कुछ और बना सकते हो। देखिए इधर रोड लीड्स टू द स्टेशन। क्या लिखा मैंने, इधर रोड लीड्स टू द स्टेशन। मैं कहना चाह रहा हूं कि आप इनमें से किसी भी सड़क पे जाओ तो स्टेशन को चली जाएगी। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है, ठीक है। और ये सिंगुलर है रोड, तो ऐसा होना था कि सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या लग जाता है, एस या ईएस लग जाता है। तो यहाँ पे फिर वही बात करूंगा मैं, जो रोड है वो क्या है, नाउन है, और नाउन से पहले क्या आता है, एडजेक्टिव। तो यहाँ पे क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। तो जैसे हम देख रहे हैं एक शब्द, तो इसमें डेमोन्स्ट्रेटिव बोल देगा ना। एक ही शब्द या तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो सकता है या डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो सकता है। आगे चलते हैं। देखिएगा दो चार एग्जाम्पल मैंने समझा दिया आपको।
अब अगर मैं यहाँ पे रूल 1 डाल लीजिए, रूल 1 में बात करते हैं कि जो ईच है ये किसके लिए इस्तेमाल होता है। तो ईच का जो यूज है ज्यादातर 2 के लिए इस्तेमाल होता है। जब हम 2 की बात करेंगे, 2 में किसी एक की बात करेंगे तो हम ईच का यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया ईच का जो यूज होता है मोस्टली इसके लिए होता है, 2 के लिए होता है। ठीक है, जब भी हम 2 की बात करेंगे तो हम ईच का यूज कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल लिखते हैं दोबारा, ईच ऑफ द 2 स्टूडेंट्स was honest. Each of the 2 students was honest. तो इसमें देखा आपने कि जो स्टूडेंट्स हैं कितने हैं, 2 हैं। तो अभी हम डिफरेंस करेंगे ईच में, एवरी में, इधर में और नीदर में। पढ़ रहे हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, क्योंकि यहाँ 2 स्टूडेंट की बात हो रही है तो सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, ईच आएगा। तो कहीं फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में जब नंबर देख मिले आपको, वहाँ ऑप्शन में ईच भी होगा, एवरी भी होगा, इससे से आप पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, ईच आ गया। इस सेंटेंस में जो ईच है क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। इस सेंटेंस में जो ऑनेस्ट है वो क्या है, एडजेक्टिव है, यानी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। क्योंकि जो ऑनेस्ट है तो क्वालिटी बता रहा है ना, नाउन की तो एडजेक्टिव ही होगा। तो ये ईच हो गया। नेक्स्ट लिखिएगा, अगर हम एवरी की बात करते हैं तो मोर देन 2 के लिए आता है। एवरी का जो इस्तेमाल होता है मोर देन 2 के लिए आता है, 2 से ज्यादा के लिए होता है। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लेते हैं, एवरी ऑफ द स्टूडेंट्स विल कम एट माई ऑफिस। तो इसे मैंने काउंटिंग नहीं लिखी, मैंने नहीं लिखा कि 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं। तो अपना भी अंडरस्टूड है कि अगर मैंने एवरी लगा रखा है तो 2 से ज्यादा ही है। ठीक है, जो एक सेंस समझ में आएगी सीधे सीधे। ठीक है, तो एवरी का इस्तेमाल होता है 2 से ज्यादा के लिए। ये एक हल्का सा डिफरेंस है ईच में और एवरी में। उसके बाद हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट लिखिएगा, इधर ईदर हो या नीदर हो, इनमें फर्क तो यही है कि जो ईदर है वो पॉजिटिव होता है और नीदर क्या है, नेगेटिव है। लेकिन ईदर या नीदर इन दोनों का जो इस्तेमाल होता है चॉइस में होता है। चॉइस में, अब चॉइस में कैसे होता है, एक एग्जांपल लिखते हैं। देखिएगा, ईदर ऑफ दीज 2 पेन्स either of these 2 pens is red. Either of these 2 pens is red. तो यहां पे जो है कहीं ना कहीं क्या हुई है, चॉइस हुई है। ये 2 पेन की बात हो रही है, 2 पेन में एक को रेड बताया जा रहा है। ठीक है, 2 पेन में से क्या, ईदर ऑफ दीज, तो हम इसे इंग्लिश भाषा में क्या बोलते हैं, चॉइस बोलते हैं। ठीक है, एक बेस्ट एग्जांपल आता है इसका जो कई बार एग्जाम में आ चुका है। जो दोनों तरफ जो है साइड होती है, जब हम सड़क पे चलते हैं लेफ्ट साइड भी होती है, राइट साइड भी होती है। तो वहां आता है कि जब हम चलेंगे वहां पे तो एक ही साइड में चलेंगे या तो लेफ्ट चलेंगे। तो इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स आ चुका है कई बार एग्जाम में। तो वहां लिखा आता है डैश ऑफ द साइड्स ऑफ द रोड, ऐसा मुझे एग्जाम्पल बना के दे दिया जाएगा।
ऑप्शन में ये मिलेंगे सब, ईच, एवरी, ईदर या नन। तो मोस्टली स्टूडेंट क्या लिख देंगे, ईच, लेकिन आएगा क्या, ईदर, क्योंकि दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन का मतलब दो साइड है, तो लेफ्ट और एक राइट। लेकिन जो ड्राइवर है, जो कोई भी है, वो एक साइड चलेगा, यानी कि दो में से किसी एक का चुनाव करेगा, जिसे मैं क्या कह रहा हूँ, चॉइस। तो जब जब चॉइस होगी, चुनाव करने की बात होगी, तब तब सिर्फ क्या आएगा, इधर आएगा, या नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो नीदर आ जाएगा। जो मैंने अभी एग्जाम्पल बोल के बताया ना अपने रोड वाला, उसका ध्यान रखना। क्या लिखा आएगा, डैश ऑफ द साइड्स ऑफ द रोड, और कुछ इस तरह सेंटेंस बना दिया जाएगा। तो शुरू में फिर इन द मैंने छोड़ दिया, क्या होगा फिर वो, आइदर ऑफ द साइड्स ऑफ द रोड। ठीक है, ये ही कई बार आ चुका है एग्जाम में। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। नाइदर ले लेते हैं, नन ऑफ दीज टू गर्ल्स इज एक्टिव। ये सेंटेंस लिखा है, नन ऑफ दीज टू गर्ल्स इज एक्टिव। तो अगर हम सेंटेंस की बात करें तो ग्रामेटिकली ये सेंटेंस गलत है। वैसे तो देखने में सही लग रहा है, नन ऑफ दीज टू गर्ल्स इज एक्टिव, प्रॉब्लम है इसमें नन में। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि जो नन है कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ग्रामर में क्या बोलोगे, इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है, जो डेफिनेट नहीं होता, है ना। तो ये नो वन की शॉर्ट फॉर्म होती है क्या, नन, नो वन यानी कि नन। तो इनडेफिनिट में आएगा जब हम इनडेफिनिट पढ़ेंगे। अब यहाँ देखो, ये टू लिखा हुआ था, तो टू का मतलब क्या हुई, चॉइस हुई। तो चॉइस में क्या आया, इधर आया। यहाँ भी क्या लिखा हुआ है, तो ये कहा जा रहा है नन ऑफ दीज टू गर्ल्स इज एक्टिव, कि भाई इनमें से तो कोई भी एक्टिव नहीं है। तो यहाँ भी तो चॉइस ही हो रही है। चॉइस का मतलब क्या है, दो ऑप्शन, जैसे मैंने अभी साइड बताई, तो लेफ्ट साइड एक राइट साइड। तो आप यहाँ नल लिख रहे हो तो गलत है, क्या आएगा, नीदर। मैंने कहा ना, ईदर और नीदर एक ही बात है। नेगेटिव बनाना है तो नीदर, पॉजिटिव बनाना है तो ईदर। इस्तेमाल दोनों का होता है चॉइस। आगे देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नीदर ऑफ द 5 स्टूडेंट्स इज इंटेलिजेंट। Neither of the 5 students is intelligent। बताइए सेंटेंस सही है गलत है, बोलिए। गलत है, अभी तो ये समझाया। अभी यहाँ मैंने क्या कहा था, नन क्यों गलत बताया था, चॉइस होगी दो में। तो मैंने कहा था ये दो की बात हो रही तो क्या आया, नीदर आया। और यहाँ बात कितनी की हो रही है, 5 की, तो यहाँ नीदर नहीं आया, फिर यहाँ क्या आएगा, नन। डेट मीन्स मैंने डिफरेंस बता दिया किसमें, नीदर में और नन में, कि अगर हम दो के लिए इस्तेमाल करेंगे तो नीदर यूज करेंगे क्योंकि वो चॉइस के लिए आएगा। अगर दो से ज्यादा होंगे तो हम नन यूज करेंगे। तो ग्रामेटिकली यहाँ नन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल,
either of me can do it. Either of me can do it. सेंटेंस सही लग रहा है गलत लग रहा है? गलत लग रहा है। कहाँ है गलती? सारा गलत है तो सारा सही करना पड़ेगा फिर। अभी तो एक शब्द में देख लो, एक शब्द तो कर सकते हो, सारा कैसे करोगे? अच्छा बताइए भाई, कहाँ लगी? ईदर ऑफ मी कैन डू इट, गलती लगी है मी में। क्यों लग रही है? ऑब्जेक्टिव है तो यहाँ पर आपको कहना चाहिए, जब आपने यहाँ ईदर ऑफ लगा रखा है, देखो यहाँ हमने नीदर ऑफ लगाया तो यहाँ टू गर्ल्स आए, तो एक गर्ल्स क्या है, सिंगलर है प्लूरल है? तो ये जो ऑब्जेक्ट है या जो प्रोनाउन है मी किसके लिए आता है? सिंगलर के लिए या प्लूरल के लिए? सिंगलर के लिए आता है। जब आपने यहाँ ईदर लगा रखा तो बाद में जो सेंस बनेगी वो प्लूरल की तो सेंस बनेगी। ईदर ऑफ मी का मतलब ये हो गया कि मैं तो एक हूँ और उनमें से भी कोई एक, हिंदी में वगैरह समझो। तो जब मैं खुद ही एक हूँ तो उनमें से कोई एक का क्या मतलब है? अगर दो हो, तीन हो, चार हो तो उनमें से तो कोई एक की बात समझ में आती है, और मैं खुद एक हूँ और उनमें से कोई एक, तो अजीब सी बात नहीं लगती। तो अगर आपको इसे इम्प्रूव करना है तो इसे चेंज कर दो। हुआ? तो अगर पूछे भी अब सही क्यों लग रहा है, क्योंकि अस जो होता है वो वी होता है, वी की क्या फॉर्म होती है? ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है। और आई में वी में डिफरेंस क्या होता है? आई सिंगलर है, वी प्लूरल है। ग्रामर में तो आई और वी दोनों प्लूरल है, लेकिन जनरली मैं बात कर रहा हूँ, मतलब आई माने मैं, तो मैं तो अब सिंगलर हूँ ना, और वी माने हम, तो प्लूरल है। बाकी तो ग्रामर में आई को भी प्लूरल ही मानते हैं और वी को भी प्लूरल ही मानते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा फिलहाल। तो आइदर ऑफ अस कैन डू इट। अब बात समझ में आई कि हाँ ये सही हो गया। कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लिया करो। नेक्स्ट, neither of the girl is guilty. Neither of the girl is guilty. बताइए सेंटेंस सही है गलत है? कहाँ गलती लग रही है? गर्ल में, क्योंकि वही बात है, जब यहाँ नीदर आएगा तो बाद में जो नाउन में क्या होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। गर्ल क्या है? सिंगलर, इसमें आप एस लगाएंगे और तब जाके प्लूरल बनेगा, यानी कि सेंटेंस सही हो जाएगा। नीदर ऑफ द गर्ल्स इज गिल्टी। अब यहाँ मैंने काउंटिंग नहीं लिखी कि गर्ल्स कितनी है, 2 है, 5 है, कितनी है। और जब मैं सेंटेंस को सही कह रहा हूँ तो ग्रामेटिकली कितनी गर्ल्स होंगी? 2। क्योंकि ईदर और नीदर मैंने भी बताया था किसके लिए? चॉइस के लिए। और चॉइस किसमें होगी? 2 में। तो वहाँ लिखा हो या ना लिखा हो, या मुझे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि इस सेंटेंस में 2 गर्ल की बात हो रही है, अगर मैं ग्रामर से इत्तेफाक रखता हूँ तो। चलिए जी अगला रूल देखते हैं। रूल नंबर 4 है ना। अभी हमने जो ईच है उसके एग्जाम्पल देखे और उसे कहा गया क्या? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी कहा गया, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी कहा गया। अब एक ऐसा एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें ईच प्रोनाउन का काम नहीं कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है। मतलब यहाँ पे जो ईच है क्या बन के आएगा? क्योंकि ग्रामर में ईच का यूज हम प्रोनाउन जानते हैं, जो हमने अभी लिख के दिखाया, कर करके दिखाया है। लेकिन अब बारी है कि ईच का कोई ऐसा एग्जाम्पल जिसमें नाउन का काम कर रहा हो, तो कैसे करेंगे? तो सीधी सी बात है, अगर मुझे ईच को नाउन बनाना होगा तो मुझे इसे प्रोनाउन की सेंस से हटाना होगा। जब मैं इस सेंटेंस की स्टार्टिंग शुरू में ईच से ही कर रहा था तो ये खुद एक प्रोनाउन है, और नाउन यहाँ कहीं है नहीं, क्योंकि नाउन की एब्सेंस में तो प्रोनाउन आता है।
है ना। अब मैंने कहा कि इसका यूज करना है कैसे, एज ए नाउन। तो पहले आपको समझाने के लिए कि हिंदी में सेंटेंस बोल रहा हूँ उसे आप ट्रांसलेट करें। हमने उसे धूम्रपान छोड़ने की सलाह दी। वी हैव मैं भी लगाना चाहता हूँ भी चलेगा, मैं पर्याय परफेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है। वी हैव एडवाइज्ड हिम टू गिव अप स्मोकिंग, ठीक है जी। वी हैव एडवाइज्ड हिम टू गिव अप स्मोकिंग। टेंस बताइए आपको, प्रेजेंट परफेक्ट। हैज या है में से कोई एक प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ईच कहीं आए, और मुझे कहा कहना था कि भाई ईच जो है एज ए नाउन कैसे आएगा किसी सेंटेंस के अंदर। जरूरत ही नहीं लगी ईच की, कहीं सेंटेंस अपने आप में पूरा है। फिर भी मुझे लगाना है तो मैं यहाँ ईच लगा दूंगा। We each have advised him to give up smoking. थोड़ा सोचिए, जब ईच नहीं था तो जो वी था वही तो सब्जेक्ट था, है ना। सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, हालांकि वो प्रोनाउन था लेकिन सब्जेक्ट था भी। भाई हमने उसे एडवाइस किया कि भाई वो धूम्रपान को छोड़ दो, तो एक्शन तो हम ही कर रहे हैं ना, तो वी सब्जेक्ट हुआ। अब मैंने कहा वी ईच, मतलब क्या हुआ, हम में से हर किसी ने। पहले तो कहता था हमने, एक ग्रुप, फिर और थोड़ा सा इंटेंसिफाई किया कि भाई हम में से भी हर किसी ने कहा उसे कि धूम्रपान छोड़ दो। अब कोई इस सेंटेंस से पूछे आपसे कि इस सेंटेंस में ईच क्या है, तो आप कहोगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैसे, एज ए नाउन। अभी मैंने कहा सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। तो प्रोनाउन कैसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है जब स्टार्टिंग किससे हो रही है, ईच से हो रही है, ठीक है। लेकिन यहां मैंने मेन सब्जेक्ट पहले रखा है, उसके बाद मैंने ईच का यूज किया है, तो अब ये चाह के भी प्रोनाउन नहीं बन सकता ईच। अब ये यहां क्या बन रहा है, नाउन बन रहा है, वी के साथ काउंट हो रहा है। वी प्रोनाउन ही था लेकिन इसमें किसका काम कर रहा है, नाउन का, क्योंकि दोनों प्रोनाउन एक साथ नहीं रह सकते। बस में आ रही है कहा मैंने। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट यूज था कि जब हम ईच का एज ए नाउन भी यूज कर सकते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। वी ट्राइड our best to win the match. We tried our best to win the match. बताइए कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक। तो ट्राइड क्या है यहाँ पे, सेकंड फॉर्म। अब इसमें यही समझाना था मुझे, तो ईच कहाँ लगा दूं, यहाँ पे लगा दूं, ठीक है। तो फिर वही बात हो जाएगी, पहले एक टीम की बात हो रही थी, अब टीम में से हर किसी प्लेयर की बात हो रही नहीं हो रही है। तो इस सेंटेंस में ये एज ए नाउन है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट।
अभी हमने क्या क्या देख लिया, ईच भी देख लिया है, एवरेज भी देख लिया है, इधर भी देख लिया है और इधर भी देख लिया है। तो यही इसके कुछ मेन थे। अब अगला हैंड डालते हैं, अगला हैंड डालते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन ज्यादा बड़े बड़े नहीं है, छोटे छोटे ही हैं। जो पर्सनल प्रोनाउन है वो सबसे बड़ा होता है अगर हम इसके रूल्स वगैरह की बात करें। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, पहले आप बताओ रेसिप्रोकल प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं बच्चों, अगर आपको पता हो तो। रेसिप्रोकल प्रोनाउन सिर्फ दो होते हैं, ईच अदर और ये होता है वन अनदर। अब रेसिप्रोकल का आप समझते हो, एक दूसरे का विपरीत सेंस रखें। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, विपरीत, व्युत्क्रम। जैसे मैथ्स में क्या होता है, एक्स का क्या हो जाता है 1/x, तो उसे क्या बोलते हैं रेसिप्रोकल। हम इंग्लिश ग्रामर कर रहे हैं तो मैंने अभी दो शब्दों का नाम लिया, तो ईच अदर और एक वन अनदर। ईच अदर और एक वन अनदर, इन दो प्रोनाउन को रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहा जाता है। ठीक है जी, ईच को हम अभी समझ के आ चुके हैं, वन तो हम जानते ही हैं। ये जो अदर और अनदर है इनकी बात कर लेते हैं। अदर और अनदर दोनों ही क्या होती हैं, प्रीपोजिशन होती है। ठीक है, तो कोई हमसे पूछे कि अदर में और अनदर में क्या डिफरेंस होता है, तो मैं आपको इसे एक एग्जांपल से समझा सकता हूँ। अगर हम सेम क्लास की बातों की डिमांड करते रहेंगे तो वहाँ हमेशा अदर यूज करते रहेंगे, लेकिन जब भी हम डिफरेंट क्लास की बात करेंगे तो वहाँ हमेशा क्या आ जाएगा, अनदर। जैसे मुझे कोई बुक खरीदनी है, लेकिन उसकी जो रेंज है मुझे बस 200 के आसपास ही खरीदनी है, उससे महंगी नहीं खरीदना चाहता मैं। तो मैं किसी दुकानदार के पास गया और मैंने उसे कह दिया कि भाई मुझे आप कोई मैथ्स की बुक दिखा दो 200 की रेंज में। तो उसने मेरे सामने 3-4 किताबें रख दी कि आप इनमें से देख लो कौन सी आपको पसंद आ रही है। मुझे उनमें से कोई भी पसंद नहीं आई, लेकिन मुझे अभी भी 200 की रेंज में ही देखनी है, जिसमें अभी क्या कह रहा था, सेम क्लास। समझ आ रही बात, 4 रखी है मेरे सामने, अब मैं कहता हूँ और लेके आओ, तो मैं क्या कहूँगा, गिव मी या शो मी अदर वन, शो मी अदर वन। तो जैसे उसने मुझे सुना कि अदर यूज कर रहा हूँ मैं, तो उसका मतलब ये स्पष्ट है कि भाई 200 की ही दिखानी है। लेकिन कुछ देर बाद मैंने कहा कि शो मी अनदर वन, अब इसका मतलब ये है कि जो क्लास चल रही थी वो डिस्टर्ब हो गई। अब या तो 200 से ऊपर दिखाओ या 200 से नीचे दिखाओ। तो इन दो शब्दों का ये डिफरेंस होता है, अदर का और अनदर। ठीक है, खैर, तो इन दोनों को हम क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। बहुत ही इजी है, जानते भी होंगे। ईच अदर का यूज किसमें होता है, दो के लिए होता है, और वन अदर का मोर देन टू के लिए। अगर दो हैं तो ईच अदर यूज होता है, और दो से ज्यादा है तो वन अनदर का यूज होता है। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। द 2 brothers love each other. The 2 brothers love each other. कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अच्छा, इस सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट क्यों बनाया, क्योंकि ये हैबिचुअल एक्शन है, और जो हैबिचुअल एक्शन होते हैं वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट बनते हैं, जिसे हम सिंपल प्रेजेंट भी कह देते हैं। ठीक है, चलिए, कोई पूछे कि ईच अदर कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। लव क्या है, मेन वर्ब। ब्रदर्स क्या है, नाउन। कौन सा नाउन, कॉमन नाउन।
कॉमन नाउन। टू क्या है? एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन से पहले क्या आता है? कौन सा एडजेक्टिव? एडजेक्टिव ऑफ नंबर, क्योंकि नंबर को शो कर रहा है। और द क्या है? आर्टिकल। ठीक है, तो जब दो भाइयों की बात हो रही तो हमने क्या यूज किया? ईच अदर इस्तेमाल किया। नेक्स्ट एग्जांपल, वी मस्ट लव वन अनदर। वी मस्ट लव वन अनदर। हो गया? तो इसमें वी की बात हो रही है, लेकिन यहाँ क्या कर रखा है? वन अनदर। तो अगर मैं इस सेंटेंस को सही मान रहा हूँ, जो सही नहीं है, तो मुझे वन अनदर का इस्तेमाल करना है। तो समझ ये है कि दो से ज्यादा है। किसी कंट्री की बात हो रही है, कहते भाई हम सबको जो है आपस में मिलजुल के रहना चाहिए, धर्म जाति में भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो ऑब्वियसली दो से ज्यादा की बात हो रही है, तो क्या है? वन अनदर ही आएगा। मैं अभी फिर भी बोलते बोलते कह गया कि ये सेंटेंस फिर भी सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? मस्ट की वजह से। मस्ट नहीं आएगा, क्या आएगा? शुड। क्या आएगा? शुड आएगा। कल परसों की बात है, आप लोगों को समझा रहा था मैं। मस्ट का यूज क्या बताया था मैंने? नेसेसिटी। नेसेसिटी मतलब क्या है? जरूरी। तो अगर हम ऐसे बोलते हैं वी मस्ट लव वन अनदर, इसका मतलब ये हो गया कि हर किसी के लिए एक फोर्स क्रिएट हो गया। शुड का मतलब क्या होता है? एडवाइस। तो अगर हम एडवाइस दे रहे हैं तो ठीक रहेगा, और हम मस्ट बोल रहे हैं तो फिर तो कंपल्सन हो जाएगा ना, मजबूरी। ये तो गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर आ गए कि हर किसी को हर किसी से प्रेम से रहना चाहिए, मतलब जबरदस्ती है, तो वो सेंस काम तो नहीं करेगी। इसलिए मस्ट सही नहीं है। क्या सही है? शुड सही है। बाकी डिफरेंस वही होता है ईच अदर में और वन अनदर में। ईच अदर आता है दो के लिए, वन अनदर आता है दो से ज्यादा के लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। ईच अदर आर रेडी टू गो देयर। Each other are ready to go there. इस सेंटेंस की जो मैंने स्टार्टिंग की है बच्चों, वो मैंने ईच अदर से ही कर दी है। किससे कर दी है? ईच अदर से। और ईच अदर में मैंने क्या बताया था? रेसिप्रोकल प्रोनाउन बताया था। तो कोई सेंटेंस आपसे पूछता हूँ प्रोनाउन से स्टार्ट हो सकता है या नहीं? हो सकता है, क्योंकि शुरू में जो होता है वो सब्जेक्ट होता है। अभी मैंने बताया सब्जेक्ट का नाउन भी हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये बात सभी प्रोनाउन के लिए एप्लीकेबल नहीं होती। जब हम पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं, आई मी माई, आई मी शी वगैरह, तो उनसे तो हम कोई भी सेंटेंस इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है उनसे आप कोई सेंटेंस स्टार्ट नहीं कर सकते। इसलिए ये सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत है, क्योंकि ये सेंटेंस मैंने स्टार्ट इससे किया है? ईच अदर से। ईच अदर का यूज कैसे होगा देखो बाद में, तब तक तो सही है। आप सेंटेंस की स्टार्टिंग कर रहे हो रेसिप्रोकल से, तो वो गलत माना जाएगा। ठीक है, तो मुझे चेंज करना पड़ेगा, इसे हटा के कोई पर्सनल प्रोनाउन लिखना पड़ेगा। और ये लिख दिया मैंने दे। क्या लिख दिया? दे आर रेडी टू गो देयर। अब ये सही है, और ये सही क्यों है? क्योंकि ये पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन से सेंटेंस की स्टार्टिंग हो सकती है, लेकिन रेसिप्रोकल प्रोनाउन से सेंटेंस की स्टार्टिंग नहीं हो सकती। तो इससे हमें पता चलता है कि हर कोई प्रोनाउन ऐसा नहीं होता जिससे हम सेंटेंस की स्टार्टिंग दे दें। इस सेंटेंस में जो ईच अदर और वन अदर आए हैं, ये ऑब्जेक्ट के लिए आए हैं नहीं आए हैं? आए हैं, क्योंकि ये भी वर्ब थी और ये भी
वर्ब के बाद क्या है? ऑब्जेक्ट। वर्ब के बाद क्या है? तो मैं अपने शब्द को थोड़ा सा चेंज करके कहना चाह रहा हूँ कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज एज ए ऑब्जेक्ट हो सकता है, एज ए सब्जेक्ट नहीं हो सकता। बाकी इनमें जो डिफरेंस है बच्चों बस यही है कि ईच अदर का यूज होता है दो के लिए और वन अदर का होता है दो से ज्यादा के लिए। बस आज पीरियड में इतने रहने देते हैं, बाकी आगे करेंगे।